तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर अम्ल क्षार और लवण। तो जो भी इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, वो पहले चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं। पहला है आपका अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। तो क्या होते हैं अम्ल? अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनकी अलग अलग परिभाषा दी। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है दो तीन परिभाषाएं, जैसे आर्रेनियस ने क्या कहा, ब्रास्टेट लोरी ने क्या कहा, है ना। इसके अलावा एक और था, उसका नाम था लुइस, इसने क्या कहा। इन तीनों ने अलग अलग परिभाषा दी है अम्ल की और क्षार की। तो अम्ल क्या होते हैं? आरएनएस के अनुसार, पहले देखो आप, आरएनएस के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+। जो H+ देगा ना, मुक्त करेगा ना जल में, वो अम्ल है। वो क्या है? अम्ल है। और क्षार वो होते हैं जो जल में OH- देते हैं, है ना। क्षार वो होते हैं जो जल में OH- आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इनको। तो H+ मुक्त करेगा, H+ मुक्त करेगा तो अम्ल, और OH- मुक्त करेगा तो क्षार। जैसे ये अम्ल है और ये क्षार है। कैसे? ये इसका जलीय विलयन एक्वस का मतलब जलीय विलयन, HCl का जलीय विलयन एक्वस। तो ये किस में टूटेगा? अपने जलीय विलयन में H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। ये देखो H, एक तो H है यहाँ पे, एक Cl है, तो H+ में टूट गया और Cl- में टूट गया। ऐसे ही NaOH नीचे, तो Na अलग टूट गया है और OH- में टूट गया है। इसका जलीय विलयन है एक्वस का मतलब क्या होता है? इसका जलीय विलयन है ना। तो जहां पे आपको H दिख जाए ना, इसका मतलब वो अम्ल है, और जहां आपको OH दिख जाए ना, इसका मतलब वो क्षार है। शुरू में तो ये जानकारी मिलती है आपको। ब्रास्टेड लोरी, ब्रास्टेड लोरी ने क्या कहा? ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे होते हैं, ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन जो दान करेगा ना, मतलब इसने प्रोटॉन कह दिया, मतलब H+ कह दिया, H+ को इसने प्रोटॉन कह दिया। ब्रास्टेट, आप कैसे याद रखोगे? ये प्रोटोन, यहाँ ब्रास्टेट, ये आ गया ना, ब्रास्टेट, तो ऐसे याद कर लेना, प्रोटॉन मतलब H+ दान करते हैं वो तो अम्ल होते हैं। और जो प्रोटॉन दान कर दिया उसने, अब वो जो स्पीसीज बच जाती है वो संयुग्मी क्षार कहलाती है। अम्ल की तो होगी संयुग्मी क्षार, और क्षार की होगी संयुग्मी अम्ल। क्षार वो होते, देखो, क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अम्ल तो वो होंगे जो प्रोटॉन दान करेंगे, H+ दान करेंगे, और क्षार वो होंगे जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो ये है। और बनने वाली स्पीसीज संयुग्मी अम्ल कहलाती है। देखो, जो क्षार की स्पीसीज है ना, वो तो संयुग्मी अम्ल कहलाएगी, और अम्ल की जो स्पीसीज होती है ना, वो संयुग्मी क्षार कहलाएगी। उल्टा है ऐसे। जैसे अम्ल तो क्या करते हैं? जो दान करते हैं, प्रोटॉन दान करते हैं। और क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो ग्रहण करते हैं प्रोटॉन। जैसे यहाँ पे नीचे देखो, और इनकी स्पीसीज उल्टे नाम की हो जाएगी। जैसे अम्ल की स्पीसीज क्या होगी? संयुग्मी क्षार। और क्षार की स्पीसीज क्या होगी? संयुग्मी अम्ल। ऐसे। तो देखो, आप तो सबसे पहले कि प्रोटॉन कौन जो दान करते हैं ना, वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं ना, वो क्षार होते हैं। इतना सा ध्यान रख लो आप तो। जैसे ये अमोनिया क्या है? NH3 अमोनिया का सूत्र है। ये क्या है? ये प्लस मतलब प्रोटॉन जुड़ रहा है इसमें, H+ जुड़ रहा है, प्रोटॉन जुड़ रहा है ना। तो ये क्या होती है? ये क्षार है। इसका मतलब जो ग्रहण कर रहा है ना, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो तो क्षार होते हैं ना। तो NH3 क्या है यहाँ पे? क्षार है। और ये क्या बन गया इससे जुड़ के? क्षार का संयुग्म में होता है अम्ल होता है, क्षार का संयुग्म में होता है अम्ल, और अम्ल का संयुग्म में होता है क्षार। देखना, यहाँ पे ये अम्ल है, HCl दिख गया आपको, H दिख गया ना इसमें, HCl। तो इसका संयुग्म क्या होगा? क्षार होगा। ये रहा क्षार, क्लोरीन संयुग्मी क्षार। तो इसमें इसमें H+ निकल गया। देखो ना, यहाँ तो प्लस आ गया था, जो जुड़ गया। अब ये तीर के इधर आते ही ये अलग हो गया। यहाँ तो प्लस आ गया तो जुड़ गया, और यहाँ अलग हो गया। ये इधर प्लस आने का मतलब होता है ये अलग हो गया, है ना। H+ और Cl- में टूट गया ये। तो अम्ल का तो संयुग्म क्षार होगा, क्षार का संयुग्म क्या होता है? अम्ल होता है। लुइस, लुइस ने क्या कहा? लोन पेयर। लुइस, लू आ गया ना, लू, तो लोन पेयर। लू का मतलब लोन पेयर, है ना। लुइस के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ग्रहण करते हैं। अम्ल तो क्या करेंगे? इसमें उल्टा है, ग्रहण करेंगे। वहां पे क्या था? वहां तो H+ दान कर रहे थे, लेकिन यहाँ लोन पेयर ग्रहण करते हैं, वो अम्ल होते हैं।
और क्षार होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लोन पेयर दान करते हैं। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ दान करते हैं, दान करने वाला क्षार है यहाँ पे, और अम्ल यहाँ पे ग्रहण करने वाला है। ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है परीक्षा में। अब देखो, परीक्षा में एक बार आया कि अम्ल क्या, कौन से BF3 AlCl3 AlCl3, ये क्या है, अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण करते हैं लोन पेयर, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। और क्षार क्या होते हैं, ये दान करते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। देखो, अमोनिया के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है ना। यहाँ अमोनिया के पास यहाँ 1 लोन पेयर है ना। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है, तो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। अब यहाँ देखो, H2O में देखो, ऑक्सीजन के पास 2 है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, है ना। तो 2 है इसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है इसके पास, 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास, है ना। तो ये दान करेंगे ना, जिनके पास होगा लोन पेयर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, वही तो दान करेंगे और वही क्षार कहलाएंगे। अब इनके पास थोड़ी है BF3। अब देखो, एक बार परीक्षा में आया था कि BF3 का परीक्षा में आ चुका है आपके, कि BF3 है ना, अम्ल है या क्षार है। तो इसका आंसर है अम्ल है। और BF3 की परिभाषा किसने दी, लुईस के अनुसार ही किया है, अम्ल है, लुईस ने कहा है। और क्या कहा है कि BF3 अम्ल है या क्षार है, अम्ल है। तो इसका ध्यान रखें। अम्ल की विशेषताएं, अगला हमारा टॉपिक इसमें अम्ल की विशेषता। अम्ल की विशेषता क्या है, देखो, क्षार का उल्टा है, क्षार का उल्टा कर दो। जैसे अम्ल और क्षार में चौथा और पांचवा पॉइंट तो सेम है। अम्ल और क्षार की विशेषताएं होती है ना, उसमें चौथा और पांचवा पॉइंट सेम है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लों की प्रकृति संचारक होती है, क्षार की प्रकृति भी संचारक होती है ना। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, नारंगी का रस, इस कैसे है, खट्टे। लेकिन जो क्षार है ना, क्षार, उसका स्वाद स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, कड़वा, कड़वा होता है, साबुन की तरह इस पर महसूस होता है उनका विलयन, साबुन की तरह होता है, साबुन की तरह विलयन महसूस होता है उन्हें। तो कड़वा होता है उनका स्वाद, इसका खट्टा होता है। तुलना करते हुए देख लो आप। अम्ल क्या करते हैं, ये वाला कंफ्यूज करता है बहुत बार। इसकी ट्रिक है अनिल, अनिल फेमस ट्रिक है इसकी, सभी एक ही ट्रिक से पढ़ाते हैं। अनिल इसकी फेमस ट्रिक है। मतलब अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। मतलब अम्ल क्या करता है, ल आ गया ना, तो लाल कर देता है ये अम्ल। क्या कर देता है, लाल। तो अनील, तो अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होता है परीक्षा में, ट्रिक से याद रह जाएगा आपको, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अम्ल की पीएच कितनी, अब सार देखो, सार देखो, सार इसको उल्टा कर देता है, सार लाल को नीला कर देगा। ये तो नीले को लाल करता है, और वो लाल को नीला कर देगा, उसका उल्टा है इसका, है ना, क्षार का। अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, जबकि क्षार की पीएच 7 से अधिक होती है ना। 7 से ज्यादा होती तो क्षार आ जाएगा, अम्लों की 7 से कम होगी। तो ये इसकी विशेषताएं। अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो मैंने यहाँ समीकरण दे रखी है, और वो समीकरण आपके पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी आपकी समीकरण है ना। चाहे रीट हो, चाहे CET हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अम्ल क्षार वाले टॉपिक में। अम्ल और क्षार, ये क्या करते, देखो अम्ल और क्षार क्या है, धातु के साथ क्रिया करके क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवण बनाते हैं, है ना। तो ये बार बार पूछा गया है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। अम्ल और क्षार दोनों के एक साथ लिख दिया मैंने लाइन। क्षार में भी येगा, चाहे अम्ल दे या चाहे क्षार दे। देखो Na, ये अम्ल, ये अम्ल है यहाँ पे, ये क्षार है यहाँ पे, है ना। ये धातु है, ये धातु है। एंड सोडियम क्या होता है, धातु है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या क्या होती है, धातु होती है। और जिंक क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जिंक देना, जस्ता, जस्ता भी बोल देते हैं उसको। ये क्या होती है, धातु होती है ना। तो ये HCl तो अम्ल है, तो इसके साथ क्या बनेगा, लवण बन जाएगा। मतलब H+ और Cl- में तोड़ता है ये, H+ Cl-। तो ये Na किससे कटेगा, इस Cl से क्रिया कर लेगा, और H+ अलग से निकल जाए तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। मतलब NaCl और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, आपको तो ध्यान रखना है ना। ये पूछा जा चुका है भाई। इस इसकी इससे क्रिया कराई, Na की HCl से क्रिया कराई, तो यहाँ खालिस्तान दे दिया उसने कि यहाँ क्या बनेगा, तो NaCl बनेगा यहाँ पे, है ना। मतलब ये लवण होता है, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, पहली बात, तो लवण बनता है। तो ये लवण है, ये लवण है, ये भी लवण है ना। इसका नाम पूछा गया रिट मेंस में, 2022 वाले पेपर में इसका नाम पूछा था,
ऐसे दे दिया NaOH और Zn दे दिया, जस्ट जिंक दे दिया। क्या बनता है दोनों की क्रिया से? तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो सोडियम जिंकेट बनता है। तो ये अम्ल और ये धातु, अम्लीय क्षार कुछ भी दे दे, यहाँ पे अम्लीय क्षार कुछ भी दे दे, है ना, तो ये लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होएगी। अम्ल देखो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण CO2 और H2O बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये वाली खास रूप से। अम्ल किससे करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों की क्रिया कराएंगे अम्ल से। ये HCl, ये HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोई भी अम्ल ले सकते हो आप, है ना। तो इससे क्रिया कराओगे, खास रूप से यही पूछा जाता है समीकरण में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना, ये समीकरण दोनों इंपॉर्टेंट है, खास रूप से ये वाली। तो क्या बनेगा? तो एक तो लवण बनेगा, एक CO2 बनेगा, एक H2O बनेगा। याद कर लो आप इनको, डायरेक्टली याद कर लो कि सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया होगी तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, H2CO2, H2CO2 सेम है ना। यहाँ नीचे वही दे रखा है, धातु या धातु कार्बोनेट, है ना, इससे क्रिया करेगा अम्ल, यही मतलब पूरा ऊपर वाला ही दे रखा है नीचे। तो लवण बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा वो आपको कि अम्ल की, HCl की, या तो ऐसे दे देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, HCl की, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया कराने पर क्या क्या बनता है? तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा, H2O मतलब जल, है ना। अम्ल, एसिड्स, एसिड शब्द लेटिन भाषा के एसियर से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अम्ल शब्द का अर्थ क्या है? खट्टा। अम्ल के प्रकार देखो, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है स्रोत की प्राप्ति के आधार पर, मतलब कौन से स्रोत से प्राप्त हुई हैं, उस आधार पर दो प्रकार के पाटे गए। दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहला है कार्बनिक अम्ल, है ना, दूसरा है अकार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल में कौन कौन से होंगे? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इन सब में कार्बन आता है ना, इसलिए। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं आएगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें कार्बन नहीं दिख रहा आपको, एक तो ये तो क्लोरीन है, कार्बन थोड़ी है, तो Cl है तो क्लोरीन है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ भी कार्बन नहीं दिख रहा आपको। नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना, सूत्र डायरेक्ट याद कर लेना आप, याद होना चाहिए आपको। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, है ना। तो ये क्या है? अकार्बनिक अम्ल है। अब देखो, यहाँ पे आपके अम्ल दे रखा है, उनके प्राकृतिक स्रोत के नाम दे रखे हैं और उपयोग दे रखा है, उसका उपयोग क्या है। जैसे सिट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है? पहले तो प्राकृतिक स्रोत क्या है सिट्रिक अम्ल का? सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत नींबू और संतरे से, नींबू और संतरे से। संतरा की जगह मौसमी भी आ गया, मौसमी का मतलब यही होता है, मौसमी, मौसमी का मतलब यही। सिट्रिक अम्ल, नींबू के रस में क्या मिलता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। और इसका उपयोग क्या? ये बहुत आता है भाई, नींबू और संतरा, मौसमी या नींबू का रस, है ना। अब ये इसका उपयोग क्या है? सिट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों में, इनमें काम आता है ये। खाने नींबू का रस नहीं डालते क्या अपन? नींबू डालते हैं, संतरा, दाते पदार्थों को साफ, नींबू, वो बर्तन साफ करने के आते हैं ना, तो उसको इसमें नींबू मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल, तो देखो एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सिरका से मिलता है, सिरका से मिलता है। और एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या है? इसका उपयोग देखो, एसिटिक अम्ल का उपयोग एसीटोन बनाने में, चाउमीन, खाद्य पदार्थ बनाने, चाउमीन खाते हैं, है ना, वो, तो एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है, सिरके का उपयोग होता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? देखो, दूध से, फटे दूध से, या खट्टा दूध, खट्टा दूध भी कह सकते हैं या दही भी कह सकते हैं, है ना, इन सब में क्या आता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो यह आ चुका है क्वेश्चन, फटे दूध में या खट्टे दूध में, दही में, दूध में, है ना, क्या कौन सा अम्ल मिलता है? लैक्टिक अम्ल। मेलिक अम्ल किस में मिलता है? मेलिक अम्ल देखो आप, अगला सेब में मेलिक। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, इसका क्वेश्चन आ चुका है देखो आपके, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में काम आता है? फोटोग्राफी में काम आता है, उपयोग आता है इसका, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत आता है फॉर्मिक अम्ल का, या मेथेनोइक अम्ल दे देते हैं, मिथेनोइक ऐसे लिख देता है, मीथेनोइक, मीथेनोइक ऐसे दे देता है वो आपको, मिथेनोइक, है ना। तो एक ही बात है, मिथेनोइक या मेथेनोइक, एक ही बात है। तो किससे मिलता है? जैसे बिच्छू का दे दिया उसने, मधुमक्खी का दे दिया, है ना, या नेटल जो पौधा होता है ना, उसकी पत्तियों में होता है, पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें डंक होता है ये, है ना, या लाल चींटियों में, बिच्छू में,
फॉर्मिक अम्ल होता है या मिथोनोइक अम्ल होता है, कुछ भी देता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ टमाटर पूछा जा चुका है ना, दूध दही, दही खटपट खट्टा दूध दही, इनसे पूछा जा चुका आपका फटा हुआ दूध में, है ना। तो ये पूछे जा चुके हैं आपके यहाँ, नींबू का, संतरा का नींबू। टार्टरिक अम्ल से किससे प्राप्त होता है, देखो इमली से प्राप्त होता है, आ चुका है ये आपके एग्जाम में। अमीनो अम्ल किससे प्राप्त होते हैं, प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। सारक, सारक या बेस या भस्म भी बोलते हैं इनको, की विशेषताएं, है ना, वही विशेषताएं जो अम्ल की है। ये भी विद्युत के सुचालक है, अम्ल भी विद्युत के सुचालक है। ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, देखो ये क्वेश्चन आता है, क्षार अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कैसे थे, स्वाद में कड़वे, अम्ल कैसे थे, खट्टे। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, मतलब उसके विपरीत हो गया काम। अम्ल नीले को लाल करते हैं, ये लाल को नीला करते हैं। ये इनके संसारक प्रकृति के होते हैं, अम्ल भी संसारक प्रकृति के होते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, निम्न में से क्षार के लिए सत्य कथन है, सत्य कथन नहीं है, ऐसे। तो कौन सा क्षारक जल में घुलनशील नहीं है, ये वाला और ये वाला। तो इसके बारे में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन भिन्न है, ऐसे दे दिया उसने एक बार परीक्षा में। तो ये वाला था उसमें, निम्न में से कौन भिन्न है, चार क्षार दे दिए उसने, चारों में OH है ना, इसमें भी OH है, चारों में कौन भिन्न है, ये वाला भिन्न है। क्यों, क्योंकि ये वाला जल में घुलनशील नहीं है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये बात याद कर लेनी है आपको। अब एक नोट दे रखा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, है ना। ये नोट है, इसको तो याद कराना बात, तनुकरण किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। जल में क्या मिलाया था आपने, अम्ल या क्षार मिलाया था ना, तो उसमें जो आयन की सांद्रता है ना, H3 और OH-, इसकी सांद्रता है, इनमें कमी हो गई, है ना, प्रति इकाई आयतन में कमी हो गई, इसको तनुकरण बोल दिया। तो बच्चों दूसरा है आपका क्षारीयता के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण, है ना। मतलब वो तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर था, ये क्षारीयता के आधार पर। अब देखो क्षारकता क्या होती है, क्षारीयता क्या होती है। क्षारीयता होती है, सीधी सी बात है, जितने वो H+ त्यागेगा ना कोई भी अम्ल, कितने त्याग सकता है H+, वही उसकी क्षारीयता कहलाएगी। मतलब जितने भी हाइड्रोजन धन आयन त्यागेगा, H+ आयन त्यागेगा ना कोई भी अम्ल, वो उसकी क्षारीयता कहलाएगी, है ना। तो ये है क्षारकता, इसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक परिभाषा अलग से लिखी हुई है, अम्ल जल में विलय होकर जितने हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा वो अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। मतलब जितने H3O+ आयन का निर्माण करेगा वो अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। तो एक बार परीक्षा में आ चुका है, HCl दे दिया था उसने, समीकरण आ चुकी डायरेक्ट, और प्लस H2O ऐसे दे दिया था, और तीर का निशान लगा के, और ये भी उसने दे दिया था Cl-, है ना, क्लोराइड आयन है ये, Cl- का मतलब है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे उसने खाली स्थान छोड़ दिया था, तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, क्योंकि H2O में ना एक H और जोड़ दो, तो इधर से HCl कैसे टूटेगा, HCl कैसे टूटेगा, H और ये Cl, है ना। तो ये बंद टूट जाएगा इनका, ऊपर बीच में से बंद तोड़ दो आप, तो Cl पे तो माइनस आएगा और H पे प्लस आएगा, है ना। तो ये H यहाँ से प्लस के रूप में टूटेगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ये तीन हो जाएंगे, H3O, ये प्लस वाला चिन्ह आवेश यहाँ पे आ जाएगा, Cl माइनस होकर अलग निकल जाएगा, ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आते हैं, एक तो ये आ चुका है देखो आपकी, है ना, और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन इसके आ चुके हैं अभी आपके, मैं आपको बताऊं, सल्फ्यूरिक अम्ल का आता है यहाँ से, कौन सा एक क्षार के अम्ल है, कौन सा दो क्षार द्विक्षार के अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल वाला आ चुका है आपके, है ना। तो देखो इनमें से एक क्षार के अम्ल कौन सा है, HCl है, HBr है, HNO3 है, एक H दिख रहा है ना आपको, एक H दिख रहा है, देखो आप एक H दिख रहा है, तो ये तो पहले तो आप डायरेक्ट पहचान लो। अब आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, ये भी एक क्षार के अम्ल है ना, ये निकलता है, ये वाला मत नहीं निकलता है, ये वाला निकलता है ना। इधर से H3PO2, H3PO2 ये वाला कंफ्यूज करेगा आपको, इसमें भी आपको यहाँ पे H3PO3 है द्विसार के अम्ल में, एक तो H3PO2 एक सार के अम्ल है, मतलब ऑक्सीजन दो है ना, तो उसको एक कम कर दो तो एक सार के अम्ल, है ना। इसी प्रकार द्विसार के अम्ल में H3PO3, यहाँ तीन है ऑक्सीजन, तो द्विसार के अम्ल कर दो, H3PO4
यहाँ 4 है ऑक्सीजन, तो त्रिसार के अम्ल एक कम करके मान के चलो आप, है ना। तो तीनों में H3PO2, H3PO3 और H3PO4, एक ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है ना। तो इसको ध्यान रखें आप। तो फॉर्मिक अम्ल के सूत्र समेत याद रखें आप। एसिटिक अम्ल को भी सूत्र सहित याद रखें। ये क्या है, एक क्षार के अम्ल है ना। एच एफ द्विसार के अम्ल होता है भाई, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है ना। द्विसार के अम्ल ये पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विसार के अम्ल है स्पेशली। ऑर्थोफॉस्फोरस पूछा जाता है ना। ये सूत्र नहीं आएगा, डायरेक्ट नाम आ जाता है इनका, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरिक। एक ऑक्सीजन बढ़ते इक लग जाएगा इसमें। इसमें रस ई की मात्रा नहीं है, इसमें ई की मात्रा लग जाती है र के आगे, है ना। एक ऑक्सीजन बन गया। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल आ चुका है आपकी परीक्षा में, त्रिसार के अम्ल है, तो इनको ध्यान रखें। टार्ट्रिक अम्ल भी त्रिसार के अम्ल है, तो इंपॉर्टेंट है सब। यहाँ से इस पेज से 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके कि कौन सा एक क्षार के अम्ल है, कौन सा 2 क्षार के अम्ल है। जितने वो H+ त्यागेगा ना, उतना ही वो उसकी क्षारकता कहलाएगी। H+ का त्यागना, कोई भी अम्ल जितना त्यागेगा उसकी क्षारकता कहलाएगी, है ना। तो इसको ध्यान रख के कौन सा एक क्षार के अम्ल है, कौन सा द्विसार के अम्ल है, कौन सा त्रिसार के अम्ल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, वो तो क्षारकता के आधार पर था, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर। देखो, ऑक्सी अम्ल क्या होता है, ऑक्सी एसिड इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी अम्ल क्या होता है, जिनमें नाम से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और अनऑक्सी क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। देखना, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है। नाम ऑक्सी अम्ल आ गया ना, तो ऑक्सी अम्ल का तो ऑक्सीजन आएगी ना। तथा कम से कम एक अन्य तत्व उपस्थित होता है, मतलब ऑक्सीजन भी जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन से और अन्य तत्व भी जुड़ा होगा। मतलब देखो, आप ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2 ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, H सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, तीनों HNO3 में। H2CO3 देखो आप, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन भी जुड़ा हुआ है। इसमें देखो HClO4 में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन आ गया ना, वो ऑक्सी अम्ल है, इसे ध्यान रख लो आप। तो अनऑक्सी अम्ल या हाइड्रा अम्ल या हाइड्रेसिड्स, देखिए हाइड्रेसिड्स शब्द आ चुका है आपके किसी न किसी एग्जाम में, है ना। तो ये क्या होता है, हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी। देखो आप HCl और HF, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तो सब जगह ऑक्सीजन है। इसे पहचान लेना आप। तो भाई कौन सा ऑक्सीजन अम्ल है और कौन सा अनऑक्सी अम्ल, या कौन सा ऑक्सी अम्ल है और कौन सा हाइड्रा अम्ल है। इनमें हाइड्रोजन तो पाया जाएगा, और हाइड्रोजन तो इसमें पाया जा रहा था। देख लो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके। अम्लों में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है कौन सा है। अम्लों में हाइड्रोजन ही मिलता है सबसे ज्यादा। H+ त्यागते हैं, जहाँ H दिख जाएगा ना आपको, वो हाइड्रोजन। जहाँ OH दिख जाएगा ना, वो क्षार। यहाँ पे तो इसने H वाले दे दिए सारे, H वाले ये H दे दिया। अब इसने क्या किया, एक बार एग्जाम में आपके OH दे दिया इसे, H हटा के OH कर दिया इसने, है ना। और 3 तक ही दिया, 3 ClO3 तक ही दिया, यहाँ तक ही दिया इसने। इस H को हटा के OH कर दिया सब में। तो क्या होगा, वही रहेगा। जहाँ O बढ़ती जाएगी ना, H दे चाहे OH दे, जहाँ ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी वही होगा, है ना। अब ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, H आएगी सबसे ज्यादा होगा। प्रबल अम्ल प्रबलता, सबसे ज्यादा अम्ल प्रबल अम्ल कौन होगा, ये होगा इनमें। और सबसे कम कौन होगा, ये होगा। इसका मतलब ये है ना। ऊपर से नीचे आने पर अम्लता बढ़ती है आवर्त सारणी में। अब देखो, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रबल अम्ल वाला और ये दुर्बल क्षार वाला। ये दो तो जरूर ध्यान रखिए, बार बार पूछे जाते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल, प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है ना। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। H2SO4 प्रबल अम्ल है, HCl, HNO3, है ना, HClO4, ये चारों प्रबल अम्ल है। मतलब प्रबल की जगह मजबूत भी शब्द आ गया एक बार, तो मजबूत अम्ल, मजबूत। दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल, CH3COOH, मतलब इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। और H2CO3 कार्बनिक अम्ल, है ना, H2CO3, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। देखो, दुर्बल अम्ल है ये, मतलब उसने एक बार इन तीनों को दे दिया, इसको इसको इसको, कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो उसने इसको भी साथ में दे दिया, तो ये वाला नहीं था, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रबल क्षार देखो, मतलब अम्ल में तो आपको H दिख जाएगा, सब में H दिख रहा है आपको, है ना, ये H।
ये H, ये H, ये H, है ना, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है इसी। अब क्षार में आपको OH दिखेगा, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, ये क्षार है ना। तो प्रबल क्षार ध्यान रखो आप, NaOH है और KOH, ये प्रबल क्षार है। और दुर्बल क्षार कौन से? NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, या डायरेक्ट अपन देते हैं CaOH2 MgOH2, ऐसे भी बोल देते हैं डायरेक्ट। तो ये दुर्बल क्षार है। प्रबल अम्ल को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। सभी प्रबल अम्ल कैसे होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, है ना। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, ध्यान रखना, कार्बनिक अम्ल जितने भी होते हैं ना, सब दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे ये अम्लों के उपयोग, देखो वहां भी लिख रखा था, यहां से थोड़ा और मैंने लिख दिया है अलग से एक्स्ट्रा में, ताकि आपको क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए यहाँ पे। और जो मैंने अलग लाइन में लिख रखे हैं ये पूछे जा चुके हैं आपके, है ना, अलग पेन से जो लिखे हैं मैंने। जैसे अम्लों के उपयोग में सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा भी कहा जाता है इसे, अम्लों का राजा, रसायनों का राजा, है ना, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ केमिकल्स, एक ही बात है, कहा जाता है इसको। इसका उपयोग, किसका उपयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों में, देखो बार बार आता है परीक्षा में, कार की बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सीसा संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इन्वर्टर जो हमारे घर में लगे होते हैं, इन्वर्टर की बैटरियों में। पेट्रोलियम के परिष्करण में, देखो पेट्रोलियम जहां शब्द आ गया ना, पेट्रोलियम के शोधन में, परिष्करण में, तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल कर देना। सल्फर को हटाने के लिए पेट्रोलियम शोधन में काम में लेते हैं, मतलब कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल आ चुका है ये आपके। डाई, जो डाई करते हैं, पेंट पेंट करते हैं, वार्निश करते हैं, आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। दूसरा है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का क्या उपयोग है? देखो ये क्वेश्चन आता है बार बार, सिरके में कितना एसिटिक अम्ल होता है? 3 से 6% या 4 से 8%, 5 से 8%, है ना, तो इतना ही होता है। तो ध्यान रखें इसका कितना परसेंट होता है। अचार बनाने में एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है, सलाद में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन, जो उनको प्रिजर्वेशन करते हैं ना, प्रिजर्वेशन करते हैं, परिरक्षण करते हैं, तो उसमें एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, ध्यान रखो, HNO3 ये वाला, है ना। अब एक एक्वारेजिया का निर्माण या अम्लराज के निर्माण में क्या होता है ना, एक्वारेजिया मतलब गोल्ड को गलाने के लिए काम आता है, सोने को गलाने के लिए काम आता है ये। तो ये एक्वारेजिया का मिश्रण क्या होता है? अम्ल एक्वारेजिया का मिश्रण पूछा गया है, 3 तो HCl होते हैं इसमें, प्लस 1 HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल 1 होता है, 3:1 होता है, 3:1। पढ़े आगे भी पढ़ेंगे इसको। 3 तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होंगे और 1 HNO3 होता है। तो इसका उल्टा भी कर देते हैं बहुत से, तो ध्यान रखना आप, 3 होता है HCl और 1 होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तो एक्वारेजिया के निर्माण में, एवं विस्फोटक, विस्फोटक जो TNT होते हैं, है ना, TNT विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उनके निर्माण में इसका ऑक्सी कारक के रूप में काम में लेते हैं इसको। इसके अलावा बोरिक अम्ल का निर्माण, बोरिक अम्ल किसमें काम आएगा? देखो बोर पर फाइबर जो ग्लास होता है, फाइबर ग्लास के निर्माण में। इसके अलावा कैरम बोर्ड पर डाई लुब्रिकेंट के रूप में ये काम आता है। तो बच्चों देखो सारकों के उपयोग, सारकों के उपयोग क्या क्या उपयोग है, सारक कौन कौन से सारक है, उनके क्या क्या उपयोग है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका सूत्र सबके आपको सूत्र याद होना चाहिए, उनका क्या उपयोग है ध्यान होना चाहिए। तो इसका सूत्र है CaOH2, CaOH2, है ना। तो घरों में चूना पोतने में, जो चूना पोतते हैं ना, वो चूना होता है ना, वो यही होता है, सफेद कलर का। और देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये रिटमेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, कि किसान मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए क्या करता है? मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका निर्माण वीरेंद्र चूर्ण में भी किया जाता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण वीरेंद्र चूर्ण काम आएगा, तो यहाँ से इससे चालू होगा, है ना। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है MgOH2, है ना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों पॉइंट इसके, ये दोनों, है ना, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, या इसका सूत्र क्या है? ये है ना। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। अम्ल विषाक्तीकरण में जो एसिड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो उस समय क्या है? एंटीडोट, मतलब ये दवाई पिलाई जाती है, मतलब ये गुट्टी, एक तरह से गुट्टी देना बोलते हैं इसको, गुट्टी पिलाई जाती है, एंटीडोट के रूप में पिलाई जाती है एसिड पॉइजनिंग में,
अम्ल विषाक्तीकरण के दौरान, है ना। तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है गुट्टी के रूप में। तीसरा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका इसका नाम एक और है के कास्टिक पोटास, इसी को बोलते हैं, KOH इसका सूत्र है ना। तो ये काम आता है मुलायम साबुन बनाने में, मुलायम साबुन बनाने में ये काम आता है। पोटेशियम आ गया ना, तो पोटेशियम का मतलब ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। अगला क्षार है आपका चौथा नंबर का सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है, देखो आप, NaOH को बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। उसको क्या बोलते थे, उस उसको बोलते थे कास्टिक पोटास, इसको बोलते थे कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड दोनों के पीछे, इसको सोडियम बोलते हैं बस, कास्टिक सोडा, है ना, वो कास्टिक पोटास था, ये सोडा है। ऐसे याद रख सकते हो आप, जैसे ये P फॉर पोटेशियम, P फॉर पोटास, ऐसे ऐसे याद रख सकते हो आप। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो कैसे बनाया जाता है, क्या उपयोग है, पढ़ते हैं इसको। सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है, मतलब ये देखो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन, जली विलयन का मतलब एक्वस, यहाँ एक्वस आ गया ना, तो इसका जली विलयन। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, मतलब इसमें करंट लगा देंगे, है ना, विद्युत प्रवाहित कर देंगे इसमें, है ना। ये जलीय विलयन हो गया इसका, H2H2 जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस हो गया यहाँ पे, या ये इससे क्रिया करेगा, जल से क्रिया करेगा ना, क्योंकि विद्युत प्रवाहित की ना अपन ने, विद्युत प्रवाहित करेंगे ना, तो इससे क्रिया करेगा ये, है ना। कौन, NaCl, सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये है। तो देखो ये पूछ लिया जाएगा आपको कि NaCl ये दे देगा वो आपको दोनों, और उसके बाद ये पूछेगा भाई क्या बनेगा, ऐसे दे देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH आएगा यहाँ पे, ये सब दे देगा वो परीक्षा में आपको। क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। तो क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगी, हाइड्रोजन यहाँ से निकले, देखो H2O निकलता है ना, ये H2O कैसे लिखते हैं, HOH, ये ऐसे बंद होता है ना। तो ये बंद यहाँ से टूटता है, ऐसे 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 टूटता है, H और OH के बीच का वाला बंद टूटता है, OH एक तरफ हो जाता है, H एक तरफ हो जाता है ना। तो जो OH तो माइनस हो जाता है और H प्लस होता है हमेशा, ये ध्यान रखो, जो माइनस वाला है ना वो प्लस वाले से करता है क्रिया। तो NaCl है ना, Na वाला तो प्लस होगा और Cl वाला माइनस होगा, है ना। तो जो Na है आगे वाला है, ये आगे वाला इस पीछे वाले से करता है क्रिया, ध्यान रखना। यहाँ OH है पीछे, OH है पीछे, पीछे OH है ना, जो A प्लस वाला इस माइनस वाले से करेगा, और ये जो H प्लस वाला है, H प्लस है, वो Cl माइनस से करेगा, तो HCl। यहाँ पे तो HCl क्रिया नहीं होगी, यहाँ पे तो Na और OH, तो NaOH बन जाएगा, है ना। यहाँ HCl क्रिया नहीं होगी, यहाँ तो H2 और क्लोरीन गैस निकलेगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या निकलता है ना। आप ऐसा नहीं कि HCl बना दो यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन गैस देखो, हाइड्रोजन ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस हमेशा किस पे कैथोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर। तो हाइड्रोजन को पकड़ लो आप, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर मुक्त हुई, जितनी भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, है ना। उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है साबुन निर्माण में करते हैं। देखो साबुन निर्माण में काम आता है सबसे पहले तो ये, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम आता है ये, कागज निर्माण में, कागज लकड़ी की लुगदी बनाने में काम आता है। तो पेट्रोल के शुद्धिकरण में, देखो आप पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं, ये पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में कौन काम में ले जाता है ना। एक और पढ़ा था अपन ने पेट्रोल वाला, ये रहा, सल्फ्यूरिक अम्ल के पेट्रोल के परीक्षण में, परिष्करण में सल्फर को हटाने के लिए, है ना। तो पेट्रोलियम के शोधन में वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लिया जाएगा, है ना। अरे यहाँ भी ये भी पढ़ा है अपन ने कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम में लिया जाता है, और कागज के निर्माण में भी काम आता है, देखो, है ना। अब देखो लवण, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये, है ना। लवण, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप पूछा जा चुका है कि किस किस का निर्माण होता है, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण हो चुका है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, उदासीन कर देंगे ना, इधर ये अम्ल आ गया, ये अम्ल और ये क्षार दोनों मिल गए, तो उदासीन कर देंगे एक दूसरे को, लवण बन गया और ये जल बन गया। इधर ये क्षार, ये अम्ल, तो ये लवण बन गया और ये जल बन गया, उदासीन कर देंगे। और देखो यहाँ पे ताप में वृद्धि हो जाती है, ये पूछा जा चुका है
कि ताप में वृद्धि होगी या कमी होगी, है ना। तो ताप में वृद्धि होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना। ये क्षार, ये अम्ल, ये लवण और ये जल। तो इंपॉर्टेंट है कि लवण और जल का निर्माण होगा। और देखो एक बार एक पूछा जा चुका है कि NaOH और HCl के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, तो ये बनेगा NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड। मतलब ये नमक का सूत्र है। नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, मतलब लवण, लवण बोलते हैं इसको। अब देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से उदासीन लवण का निर्माण होता है। दोनों प्रबल प्रबल मिल गए ना, दोनों प्रबल प्रबल मिल जाए या दोनों दुर्बल दुर्बल मिल जाए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दोनों प्रबल मिल जाए या दोनों दुर्बल मिल जाए, तो क्या होगा? उदासीन, है ना, लवण का अब देखो, उदासीन लवण की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। क्योंकि उदासीन हो तो न्यूट्रल होगा ना, उसकी पीएच कितनी? 7 होती है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, अब देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार में कौन जीतेगा? प्रबल ही जीतेगा। तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। जो प्रबल होगा उसका विलयन होगा। प्रबल अम्ल भी ही जीतेगा, दुर्बल से तो प्रबल ही जीता है। तो अम्लीय लवण का ही निर्माण होगा, विलयन भी अम्लीय होगा या लवण भी अम्लीय होगा, है ना। क्योंकि अम्ल यहाँ पे प्रबल है ना, इसलिए जो प्रबल होगा वैसा ही लवण होगा, वैसा ही विलयन होगा। अब अम्ल की पीएच कितनी होती है? 7 से कम होती है। अम्लीय लवण की पीएच, जहां अम्ल आ गया ना वहां पीएच 7 से कम होती है, और जहां क्षार आ गया ना वहां पीएच 7 से अधिक होती है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, देखो यहाँ प्रबल जीत गया, अब यहाँ क्षार जीत जाएगा। क्षारीय लवण का निर्माण होगा, क्योंकि प्रबल क्षार है यहाँ पे। जो प्रबल होगा वैसा ही लवण होगा, वैसा ही विलयन होगा, का निर्माण होता है। इसकी पीएच 7 से अधिक होती है, क्योंकि क्षार की पीएच की, सारी पीएच की अधिक होती है 7 से। लवण के प्रकार, लवण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उदासीन लवण या सामान्य लवण। ऐसे लवण जिनमें H+ या OH- आयन नहीं होते, मतलब ये दिख जाएगा आपको, H+ या OH- आयन नहीं दिखेगा। H या तो H दिख जाएगा या OH, मतलब या तो OH या H या OH, दोनों में से कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, तो सोच लेना वो उदासीन लवण है। उन्हें उदासीन लवण कहा जाता है। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आ जाएगा, मतलब आप जल से क्रिया करा दो, H2O से क्रिया करा दो, जल से H2O से, या इसको HOH भी ऐसे लिखते हैं, HOH। तो HOH से क्रिया करा दो, जल H2O होता है ना, तो HOH से क्रिया करा दो, तो OH तो माइनस होता है, H+ होता है। ये प्लस वाला तो H+ वाला तो माइनस से क्रिया करेगा, और OH- वाला प्लस से क्रिया करेगा, है ना। तो ऐसे निकल जाएगा। जैसे आप NaCl ही ले लो, आप NaCl तो इसकी HOH से क्रिया कराओ, है ना। तो ये ये तो माइनस वाला है OH तो, और H+ वाला है, और ये Na+ वाला है, Cl- वाला है। तो NaOH, इसके आगे वाला इसके पीछे वाले से जुड़ जाएगा, ए के आगे वाला दूसरे के पीछे वाले से जुड़ जाता है, यूं मान लो आप। चाहे प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ जाता है, ये Na+ वाला है या OH- वाला है, इससे जुड़ जाएगा, और ये HCl बन जाएगा। ये H+ वाला है, Cl- वाला है। तो देखिए आप, NaCl का फेमस नाम आता है उदासीन लवण है। सोडियम क्लोराइड नाम से परीक्षा में आता है। NaCl को सोडियम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, है ना। तो सोडियम क्लोराइड का इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा KCl, MgCl2, Na2SO4, Al2SO4 का होल थ्री, है ना, होल थ्राइज या होल थ्री। तो ये इसके उदाहरण है। आपको ही ध्यान रखना है कौन सा क्या है, उदासीन लवण कौन सा है या सामान्य लवण कौन सा है। उदासीन लवण कौन सा है? ये सोडियम क्लोराइड। अम्लीय लवण क्या होते हैं? अम्लीय लवण जिसमें आपको H दिख जाए ना, वो अम्लीय लवण है। देख लो यहाँ पे, ये H दिख रहा है, इसमें इसमें भी H दिख रहा है, इसमें भी H दिख रहा है। इनके नाम भी पता होना चाहिए आपको, इसका नाम खास रूप से पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों को खाने का सोडा, बेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है ना। यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण से बनता है। प्रबल अम्ल आएगा, देखो HOH से क्रिया करा दो, सबसे बड़ा H2O से, मतलब HOH से, इससे पता पड़ जाएगा। ये H तो प्लस का वाला होता है और OH- वाला होता है, आपको पता हो तो, है ना। और NH4+ वाला होगा और Cl- वाला होगा, तो NH4+ इसके आगे वाला और उसके पीछे वाला इससे क्रिया करेगा, NH4OH बन जाएगा। ये NH4 किससे क्रिया करेगा? OH-, है ना, ये प्लस। ये NH4 किससे करेगा? इस OH से क्रिया करेगा,
तो NH4OH बनेगा। और ये Cl किससे क्रिया करेगा, इस H से HCl बन जाएगा। तो प्रबल अम्ल HCl बन जाएगा इसमें, और दुर्बल क्षार NH4OH बन जाएगा। ऐसे ऐसे सब HOH से क्रिया करा दो, इसमें निकल जाएंगे, है ना। तो आप तो इनके डायरेक्ट ध्यान रखो कि अम्लीय नाम, अम्लीय लवण आ गया ना, तो प्रबल जो होगा ना उसी आधार पर नाम होगा इसका लवण का। लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार से बनते हैं, है ना। अम्ल और क्षार आ जाएगा, एक अम्ल आएगा एक क्षार आएगा। अब कौन प्रबल आएगा, जिसमें नाम अम्लीय लवण होगा ना, नाम अम्लीय लवण है तो प्रबल अम्ल होगा उसमें, और क्षारीय लवण है तो प्रबल क्षार होगा उसमें, देखो आप, है ना। जिसमें H दिख जाए वो अम्लीय लवण है, जिसमें OH दिख जाए वो क्षारीय लवण है। जिसमें H और OH से आपको कुछ भी नहीं, आयन नहीं दिखे कुछ भी, वो उदासीन लवण है। देख लो यार, ना तो H दिख रहा है ना OH दिख रहा है आपको। अब देखो ये हो ही गया, इसमें OH दिख गया आपको, यहाँ भी OH है। अब देखो ये दोनों का ध्यान रखें आप, ये दोनों जिनमें आपको OH नहीं दिखेगा, और तो सब में आपको OH दिख रहा है, ये दोनों ऐसे हैं जिनमें आपको OH नहीं दिखेगा, Na2CO3 और CuCO3। तो इनका ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये है, ये में क्या है, इसका भी ध्यान रखें, Na2 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 या Na2CO3, और एक CuCO3। मिश्रित लवण अगला है आपका, चौथा है मिश्रित लवण। ऐसे लवण जो एक अम्ल के, मतलब एक अम्ल के दो सारों से, एक अम्ल दो सार से क्रिया करेगा, या दो सार एक अम्ल से क्रिया करेंगे, है ना। तो उसके फलस्वरूप क्या है, ये प्राप्त होंगे आपको मिश्रित लवण। तो डायरेक्ट नाम इनके ये याद कर लो भाई, ये प्राप्त होंगे, है ना। और फिर भी मालूम करना चाहते हो तो जल से क्रिया करा दो, HOH, इससे क्रिया OH तो माइनस होता है, H प्लस होता है ना। तो इनसे क्रिया करा दो, है ना। तो दो दो H लग जाएंगे अभी, तो एक NaOH बन जाएगा, एक KOH बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। HOH क्रिया कराओगे ना आप, तो SO4 है ना, ये तो H2SO4 इससे बन जाएंगे, दो H इससे मिल जाएंगे इसको, H2SO4, NaOH इससे मिल जाएगा, KOH, दोनों के पीछे OH लगा दो। तो आप तो डायरेक्ट याद कर लो, मिश्रित लवण ये है ना। द्विक लवण में कौन सा है, दो सामान्य लवणों के विलयन के वाष्पन से बनते हैं। आप तो निम्न में से कौन सा द्विक लवण है, फिटकरी और मोहल लवण, ये दोनों द्विक लवण है। दो लवण है इसमें, K2SO4 और Al2SO4, है ना। इसके अलावा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये दोनों द्विक लवण है। दो दो लवण है। संकर लवण, जिसमें आपको बड़ा कोष्टक दिख जाए ना, उपसहसंयोजक यौगिक वाला दिख जाए ना, ये बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक दिख गया आपको, तो सोच लेना ये संकर लवण है, संकर यौगिक ये ना उपसहसंयोजक वाले, है ना। तो ये बफर विलेन देखो क्या होता है, मतलब इनकी पीएच में अंतर नहीं होता। जिसमें आप अल्प या जिसमें आप थोड़ी सी अम्ल या क्षार मिला दोगे ना, तो पीएच में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। बफर विलेन में विलयन तनु करने पर, या जिनमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर पीएच के मान में, अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाओगे ना आप, तो इसमें पीएच में परिवर्तन नहीं होगा, सीधी सी बात ये है। निम्न में से कौन सा बफर विलयन को नहीं दर्शाता है, बफर विलयन को दर्शाता है। आप क्या करोगे, एक तो अम्ल ले लोगे, दुर्बल अम्ल, और है ना, ये दुर्बल अम्ल है, अम्ल ले लेना CH3COOH, और ये पूरा का पूरा ऐसे लिख दो, केवल यहाँ पीछे जो H है ना, इसका लवण आ जाए, बन जाएगा। ये पीछे पीछे वाला जो H होता है ना, इसको हटा के दूसरा शब्द लगा देते हैं, एक और, ये लवण, इससे बना, इनसे जो लवण होता है ना, इनका मिश्रण ही बफर विलयन की तरह कार्य करता है। कोई भी आप उदाहरण लोगे तो सबसे पहले पूरा पूरा आ जाएगा, केवल ये पीछे वाला जो H होता है ना, ओनली H, है ना, इसको हटा के ये Na ऐसे लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा इसके आगे, है ना। तो क्या है, बफर विलेन की, इन दोनों का मिश्रण क्या है, बफर विलेन की तरह कार्य करेगा, है ना। तो एग्जाम में ध्यान रखिए, इसका ही पूछा जाता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बना लवण बफर विलेन की तरह कार्य करता है। तो ये दुर्बल अम्ल और भी होते हैं बफर विलेन, पर आप तो इनको ध्यान रख लो कि मैंने जो आपको ट्रिक बताई कि पूरा का सारा ऐसा आएगा पूरा, बस यहाँ जो H है ना पीछे, इसको हटा के, ये देखो पूरा का पूरा ऐसा लिख रहा है, इसको हटा के Na लिख दिया उसने, है ना। तो H हटेगा, यहाँ H हटा के कुछ भी जोड़ देगा वो, बस। तो ऐसे समझ लेना, ये ट्रिक है, इसको बफर विलेन को दर्शाता है वो। कुछ लवणों के उपयोग, अब देखो कुछ लवण कौन कौन से हैं। जैसे NaCl का क्या उपयोग है, नमक, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, लेकिन नमक, साधारण नमक होता है ना, वो NaCl का NaCl होता है। तो NaCl भोजन निर्माण में काम आता है, अपन सब्जी बनाते हैं उसमें, रोटी बनाते हैं उसमें डालते हैं नमक। अचार के परीक्षण में भी काम आता है, अचार के परीक्षण में भी, परिरक्षण में, है ना।
अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके, अत्यधिक ठंडी देशों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का ही प्रयोग करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये क्या बनता है? NaCl, NaOH और HCl दोनों को मिला के क्या बनेगा? NaCl बनेगा, है ना, और HL भी बनेगा। इसका तो Na आगे का और इसका पीछे, एक आगे का और एक पीछे का ले लेते हैं अपन हमेशा। ये Na आगे का और Cl पीछे का, तो NaCl बन गया, और इधर पीछे का और इधर आगे का, तो H2O बन गया। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब देखो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने की विधि देखो आप, NaCl, H2 और CO2 ये तीनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बन जाएगा, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, है ना। तो इसका बनाने का तरीका ये, बनाने की विधि, तो जरूर ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जाएगा। NaCl को या फिर तो खालिस्तान दे देगा इस जगह क्या बनेगा, या ऐसे देगा NaCl को H2 और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करने पर क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाना पकाते समय गर्म करने पर निम्न प्रक्रिया होती है। अभी इसको गर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दिया खाना पकाते समय, तो क्या क्या बनेगा इससे? आप तो ये ध्यान रख लो, गर्म करने पर क्या बनेगा, खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या बनेगा। जब क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है, CO2 बनता है। CO2 जल यहाँ भी था देखो, है ना, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ये ध्यान रखिए, किसका ये पूछेगा आपसे वो गर्म करने पर। अब इसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या उपयोग है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, बेकिंग पाउडर, है ना। इसमें कार्बन डाइ देखो ये वाला पूछा जा चुका है कि ये कौन सी गैस बनती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसमें, उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, जो पाव रोटी होती है ना, और जो केक होता है उसमें खमीर उड़ जाती है, फूल जाती है, मतलब मुलायम हो जाती है, इससे यह मुलायम और स्पंज, केक मुलायम हो जाता है, पाव रोटी हमारी मुलायम हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, फूल जाती है ना। तो वो कौन सी गैस फूलती है, कौन सी गैस बनने के कारण फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण फूलती है। ये देखो, ये ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये बनी ना, इसके कारण फूलती है ना। दूसरा है, इसका उपयोग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठन है। एंटासिड का संगठन दिखते ही आप उस पर टिक कर देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर, है ना। यहां से ये आ चुका है एंटासिड, एंटासिड ऐसे दिया था उसने, एंटासिड, एंटासिड दिया था, तो एंटासिड दे चाहे एंटासिड दे, एंटासिड का संगठक कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पे आपके दे दिया उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस के कारण वो केक में खमीर उड़ जाती, फूल जाता है, पाव रोटी फूल जाती है ना। अग्निशामक यंत्रों में कौन आता है? एक बार मधुमक्खी के डंक वाला आ गया, मधुमक्खी के डंक के उपचार के लिए किसका उपयोग काम में लेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को काम में लेते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, समीकरण है, जरूर ध्यान रखें आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगला है लवण, आपका लवण के उपयोग पढ़ रहे हैं अपन, है ना। NaCl पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ लिया, अब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तीसरा है। ये दे दिया यहाँ पे, एक बार पूछ लिया गया SSC के एग्जाम में कि जिप्सम को, जैसे ये जिप्सम है, इसको 373 डिग्री, 373 केल्विन ताप पर इसको गर्म कर दिया, गर्म करने का साइन है, केल्विन ताप पर गर्म कर दिया, तो ये बन जाएगा भाई, है ना, क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम का सूत्र ये है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट है इसे, ये जल का आधा अणु है, तो हेमी या अर्ध हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल का अणु, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? देखो, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर को टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हाथ हड्डी इधर उधर हो जाती है, तो उसको क्या है, स्थिर रखने के लिए इसको प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना। प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। मतलब आप ऐसे रिएक्शन दे दो चाहे उसको ऐसे कर दो, एक ही बात है।
जिप्सम क्या है, 377 केल्विन भी है, केल्विन का ताप ध्यान रख लेना और इस समीकरण ध्यान लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ये बन जाएंगे दोनों। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका ये पूछा जा चुका है, पहली बात तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाता है CaCO2। और इस कैसे बनाया जाता है अपन ने पढ़े, पता था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें क्लोरीन मिला दो, CaCl2 जाएगा, है ना। तो ये इसका सूत्र जरूर ध्यान रखें। और एक बार ये पूछा जा चुका है कि पेयजल के जो जल है उसको कीटाणु रहित करने में, कीटाणु की शोधन में, मतलब पेयजल को शुद्ध करने में, जो पीने वाला जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का, है ना। स्विमिंग पूल को साफ स्वच्छ करने में, मतलब पानी को साफ करेगा तो स्विमिंग पूल को भी साफ करेगा, उसमें पानी होता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में देखो, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है ना, उसके निर्माण है ना। और न सिकुड़ने वाली ऊन के निर्माण में, ऐसी ऊन जो सिकुड़ती नहीं है उसके निर्माण में इसको काम में लेते हैं। इजी। दोने का सोडा या दोवन सोडा। अगला है अपना लवण, दोवन सोडा या दोने का सोडा। तो देखो कैसे बनाया जाता है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र ये है, पहली बात तो सूत्र ये है, दोवन सोडा, दोने का सोडा। अब ये कैसे बनाया जाता है, इसमें H2O मिला दो, Na2CO3 है इसी, ये NO2CO3 और H2O, तो दोने का H2O मिला दो, ये बन जाएगा दोवन सोडा। सूत्र ध्यान रखें आप, तो सूत्र ये होता है। और ये पूछा जा चुका है देखो CET के एग्जाम में, इसका उपयोग क्या है, जल की स्थायी कठोरता के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, दोने का सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट या दोवन सोडा का उपयोग किया जाता है ना। दंत मंजन में भी इसका उपयोग किया जाएगा, देखो झाग आएंगे ना उसमें, झाग अभिकर्ता के रूप में, मतलब फॉर्मिंग एजेंट, जो झाग आएंगे ना दंत मंजन में, वो इसी उसके लिए इसी को मिलाया जाता है इस चीज के लिए, इसकी वजह से झाग आते हैं मंजन में। इसके अलावा ईंट निर्माण में भी काम आता है ये, ईंट ईंट उद्योग में आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में, जो पानी है ना, नमी है ना, उसको प्रदान करता है, मतलब आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में ये काम करता है। तो अगला है अपना सूचक। सूचक मतलब इंडिकेटर। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल या क्षारक मिलाने पर इनका रंग परिवर्तित हो जाता है, तो इनका रंग कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो सूचक कहलाता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है भैया, फिनोप्थलीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषी सूचक। तो कौन सा संश्लेषी सूचक है, तो दो हैं, एक तो फिनोप्थलीन, एक मिथाइल ऑरेंज, है ना। तो संश्लेषी सूचक में इसका रंग मतलब कैसे कैसे हो जाता है परिवर्तित, फिनोप्थलीन का रंग अम्ल के प्रति कैसे हो जाता है, सार में कैसे हो जाता है, सारे विलेन में कैसे हो जाता है, अम्ल के प्रति देखो रंगीन हो जाएगा, अम्ल के प्रति फिनोप्थलीन रंगीन हो जाएगा, और क्षार के प्रति कैसे होता है, गुलाबी हो जाता है। या अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है, फिनोप्थलीन रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है इसका रंग, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है आपके, है ना, फिनोप्थलीन वाला खास रूप से। मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज, ये अम्ल के प्रति कैसा रंग देता है, अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, क्षार के प्रति कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। ये तो वो तो कृत्रिम थे। दूसरा आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक देखो कौन कौन से, पहली बात तो लिटमस, हल्दी, है ना। इसके अलावा और भी होंगे आपके, गुड़हल की पंखुड़ियां, है ना। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया, हाइड्रोजीनिया, रंगीन पंखुड़ियां भी प्राकृतिक सूचक होती है। तो ये पढ़ेंगे अपन, मतलब किसमें किसका रंग कैसा हो जाता है ये देखना है इसमें। जैसे लिटमस, लिटमस से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। अब देखो ये सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है, लिटमस है ना, लिटमस। देखो शुष्क लिटमस एक आता है, शुष्क लिटमस, शुष्क लिटमस। इस पर आप क्रिया कराओगे ना अम्ल की, शुष्क और लिटमस लिख देगा वो पीछे, तो कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ये विलेन होता है, जब विलेन के रूप में लोगे ना जब, ठीक है, बैंगनी रंग का होता है, वैसे तो ये बैंगनी रंग का होता है, ध्यान रखना। कुछ भी आंसर नहीं आया आपको तो बैंगनी रंग तो है इसी, बैंगनी रंग का होता है ये सबसे पहले तो लिटमस। अब इसमें, और ये किससे लिया गया है, एथेलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन से लिया गया है, लाइकेन पौधा होता है, तो लाइकेन पौधे से लिया गया है ये, है ना, निकाला जाता है, ये प्राप्त किया जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है, अम्लीय विलयन में कैसा हो जाएगा, लाल, और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा, नीला, क्षारीय विलयन में नीला हो जाएगा।
सामान्यतः यह लाल या नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है ना। लाल या नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है ये। सबसे सामान्य रूप से कौन सा लिया जाएगा? प्राकृतिक सूचक लिटमस। और ये कैसा रंग का विलयन होता है? बैंगनी। देखो हल्दी, दूसरा प्राकृतिक सूचक है आपका हल्दी। हल्दी में अम्ल में कैसा होता है? पीला। और क्षार में कैसा होता है? लाल। क्षार में लाल। और यहाँ पे ये कैसा था? अम्ल में लाल और क्षार में नीला। ये ये अम्ल में पीला और क्षार में लाल। ऐसे ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। देखो हल्दी वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, तो खास रूप से ये दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे स्पेशली। इसमें भी स्पेशल अगर फिनोप्थलीन है ना, तो ये दोनों ध्यान रखना आप। और लिटमस का रंग कैसा होता है ये ध्यान रख लेना स्पेशली, है ना। तो देखो अम्ल हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण होता है ना। करक्यूमिन मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मतलब जब भी तो हल्दी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है हमारी। गुड़हल की पंखुड़ियां अम्लीय विलेन को कैसा कर देती है? गुलाबी। और सारी विलेन को कैसा कर देती है? हरा रंग का कर देती है ना। रंग रंग में परेशान हो जाओगे आप, है ना। तो आप तो ध्यान रखना खास रूप से फिनोप्थलीन वाला और मिथाइल ऑरेंज वाला। फिनोप्थलीन वाला इसमें भी ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। और इसका बैंगनी रंग का होता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। सीधा सीधा, और कुछ याद नहीं रखो तो ये याद कर लेना। अब देखो पीएच मापन या पीएच स्केल, पीएच पैमाना एक ही बात है। तो क्वेश्चन एक बार आया था सीईटी में कि इसकी खोज किसने की? पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की। सबसे पहले तो ध्यान रखो आप। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब विलयन में क्या होती है? हाइड्रोजन की आयन होते हैं ना, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। हाइड्रोजन आयन मतलब एच प्लस आयन। एच प्लस आयन इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच पीएच पैमाना कहते हैं। इस पीएच में पी क्या होता है? पी क्या होता है? सूचक होता है। पी का मतलब पुषांश या पोटेंज। पोटेंज को निरूपित करता है ये, है ना। पी का मतलब होता है सक सूचक। पी क्या होता है? एक तो सूचक होता है। पी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे पुषांश या पोटेंज, है ना। और ये क्या होता है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। पी का मतलब पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। शक्ति, पी का मतलब पावर। पीएच क्या है? तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने में मदद करता है। तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने में काम आता है। देखो ये 7 है ना, यहाँ तो उदासीन होगा। उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है? 7। अब 7 से 0 की तरफ जाएंगे। यहाँ 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ऐसे है। अब यहाँ इधर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, ऐसे 14 तक जाएंगे। तो देखो आप 7 पे कैसी होगी पीएच? उदासीन विलयन होगा जिसकी पीएच 7 होगी ना, या उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है? 7। ना तो अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी, है ना। तीन विलयन, तीन टाइप के होते हैं। एक तो अम्लीय विलयन, एक उदासीन विलयन, एक क्षारीय विलयन, है ना। तो उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है? 7। 7। 7। और अम्लीय विलयन की पीएच कितनी थी? 7 से कम होगी अम्लीय। देखो इधर बढ़ते जाएंगे ना तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और इधर बढ़े 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 7 से कम 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, है ना। तो मतलब 0 पर कैसा होगा? अत्यधिक अम्लीय होता है। ध्यान रखो अत्यधिक अम्लीय की पीएच कितनी होती है? 0, है ना। 0 सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। जिसकी 3.5 से कम होती है ना, या 3 से कम होती है, 3.5 या 3, इनसे कम होगी पीएच तो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल। और जिसकी 10 से ज्यादा होगी पीएच, 10 से 14 के बीच होगी, तो वो पीएच वाला प्रबल क्षार होगा। 10 से ज्यादा होने के बीच, 10 से ज्यादा होगा तो प्रबल क्षार होगा। 3 से कम होगी या 3.5 से कम होगी पीएच तो प्रबल अम्ल होगा। अब देखो 3.5 या 3 से कम होगी ना पीएच तो प्रबल अम्ल होगा। अब 3 से, अब किसी की पीएच मान लो 4 से 6 है तो वो दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल वाला तो 3.5 या 3 से कम होगा, है ना। अब 4 से 6 होगा तो दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार 10 से ऊपर वाला प्रबल क्षार होगा, और 10 से कम वाला दुर्बल क्षार होगा। ऐसे ध्यान रखना।
उदासीन विलेन की पीएच 7, तो ये है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसकी पीएच कितनी होती है। नीचे दैनिक जीवन में प्रयुक्त कुछ पदार्थ की पीएच का मान दिया गया है जो निम्न प्रकार है। एक साइड तो पदार्थ लिख दिया मैंने, दूसरी साइड पीएच लिख दी। पूछी गई है, देखो भाई पीएच है ना। 1 मोलर HCl, 1 mHCl मतलब 1 मोलर HCl की पीएच कितनी होती है? 0.05, 0.5, 0.5 मतलब 0.5 मतलब 0.5 है ना, एक से आधा। अम्लीय वर्षा की पीएच कितनी होती है पूछा गया है, ये मैंने अलग पेन से लिख दिया है ना। तो 5.6 से कम होगी अम्लीय पीएच, अम्लीय वर्षा होगी, उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे, है ना। 5.6 ध्यान रखना फिक्स आप, 5.6 से कम। जठरस की पीएच कितनी होती है? जठरस हमारे जो आमाशय में होता है, पेट में होता है, उसकी होती है 1.2, 1.2। नींबू के रस की पीएच पूछी गई है आपके, 2.2 है ना, तो इनका ध्यान रखें। और शुद्ध जल या अशुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7। शुद्ध जल की पीएच होती है 7। रक्त की पीएच बायोलॉजी में सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछी जाती है, 7.4। रक्त की पीएच होती है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी पीएच होती है 10, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच होती है 14। तो प्रबल क्षार हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये प्रबल अम्ल हो गया, ये सारे प्रबल अम्ल हैं जिनकी पीएच भी 3.5 या 3 से कम है। देखो अब यहाँ पे किसी भी उदासीन विलेन की पीएच का मान कितना होगा पूछा गया है, 7 है। अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है, मैंने पहले कह दिया आपसे, जो अम्लीय होगा ना वो 7 से कम होगा, जो सारक होगा सारे विलयन की पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है ना, पीएच का मान किसी विलयन में पीएच का मान कितना होगा? यदि पीएच इसके 7 से कम है, अब देखो 7 से कम हो गया तो वह अम्लीय विलयन होगा, एक ही बात है, यहां भी वही कह रहा है। और यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ रहा है उसका, तो इसका मतलब कि वीएलएन ये दर्शाता है कि क्षार की शक्ति बढ़ रही है। भाई 7 से 14 तक जाएंगे ना तो क्षार सामर्थ्य बढ़ेगा, और क्षार की शक्ति बढ़ेगी, है ना, क्षारियता बढ़ेगी उसकी, प्रबल क्षार हो जाएगा वो। अब देखो अगर प्रबल है ना, तो प्रबल अम्ल है तो अधिक संख्या में हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, H+ आयन उत्पन्न करेगा। और प्रबल क्षार है तो अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न करेगा, प्रबल होगा तो। प्रबल यहाँ पे देख लो, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जो प्रबल अम्ल होगा ना वह अधिक संख्या में, प्रबल अम्ल अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा, है ना। और जो प्रबल क्षार होगा वो अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करेगा। और जो दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा, ये तो प्रबल अम्ल, एक ही दुर्बल अम्ल, जो दुर्बल अम्ल होगा वो कम कम H+ आयन उत्पन्न करेगा, प्रबल अम्ल वाला अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है ये। अब एक पॉइंट रह गया अपना, ये अम्ल और क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? देखो विलयन जल में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो इनकी शक्ति किस पर निर्भर करती है? जो H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है इनकी शक्ति। ये ज्यादा हो गया तो प्रबल होगा, कम होगा तो दुर्बल होगा। प्रबल अम्ल जल में पूर्णतया आयनीकृत होते हैं, देखो पूर्णतः घुल जाते हो, पूर्णतः पूर्णतया पूरी तरह घुल जाएंगे प्रबल। और जबकि दुर्बल होगा ना वो पूरी तरह नहीं घुलेंगे, आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं वो। ये पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट है भैया ये, बढ़िया। 3 से कम पीएच हो तो प्रबल अम्ल होगा, 10 से ज्यादा पीएच हो तो वह प्रबल क्षार होगा। अब देखो एक सूत्र है पीएच का, 14 होते हैं पीएच और पीओएच, इन दोनों को मिला मान कितना होता है? पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ये सूत्र ध्यान रखना है आपको, है ना। अब आपको मान लो पीएच निकालनी है, तो ये इधर वाला ओएच है ना, इधर चल जाएगा, 14 उधर चल जाएगा, तो ये पीओएच यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 14 की तरफ जाएगा तो देखो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ये तो आपको सूत्र ध्यान रखना है। अब पीएच ज्ञात करनी हो, ये पीएच ज्ञात करनी हो तो पीएच बराबर 14 माइनस OH, ये हो जाएगा। ये आपको पीओएच ये वाले ज्ञात करनी हो तो पीएच उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, ये पीओएच ज्ञात करनी है तो 14 माइनस पीएच हो जाएगा, है ना। ये प्लस में थी तो दोनों यहाँ पे प्लस में ही थी, पीएच और पीओएच, इसलिए
क्वेश्चन है यदि किसी विलेन की पीएच 5.2 है तो इसका पीओएच होगा। ये आ चुका है आपके क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो इसका आंसर है पीएच तो दे रखी है, पीओएच मांगा है उसने, तो पीओएच बराबर ये सूत्र है, ये वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। तो पीओएच बराबर 14 माइनस 5.2 बराबर 8.8 ऐसे। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कर दिया आपके। अब सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार क्या होता है? तनु अम्ल, सांद्र अम्ल क्या होते हैं? या सांद्र क्षार। सांद्र अम्ल सांद्र क्षार क्या होता है? सांद्र का मतलब जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा ज्यादा हो, वह विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा जल से ज्यादा हो। विलायक का मतलब जली होता है, मैक्सिमम 90% जल ही लिया जाता है। तो जल की मात्रा, जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा ज्यादा हो तो सांद्र हो जाएगा वो, है ना। और तनु में क्या होगा? तनु में कम हो जाएगी इनकी मात्रा, अम्ल या क्षार की मात्रा कम हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसमें तो जल की मात्रा कम है, सांद्र में तो जल की मात्रा कम होती है और तनु में जल की मात्रा अधिक होती है। एक ही बात है, यूं कह सकते हो आप कि सांद्र में जल की मात्रा कम होती है और तनु में जल की मात्रा अधिक होती है। या आप यूं कह सकते हो कि सांद्र में अम्लीय क्षार की मात्रा अधिक होती है और तनु में अम्लीय क्षार की मात्रा कम होती है। किससे? जल से या विलायक से। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए क्या करोगे आप? तनु करने के लिए क्या करोगे? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए क्या करोगे आप? तो हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल को धीरे धीरे डालना चाहिए, पानी में सांद्र अम्ल को धीरे धीरे डालना चाहिए। देखो क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टल जल क्या होता है? क्रिस्टल जल क्या होता है ये पूछा जाता है। क्रिस्टल जल का मतलब है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु कणों की संख्या को क्रिस्टलन का जल, जैसे इसमें 5 अणु है जल के, 5 कण है जल के, निश्चित है ये, तो ये क्रिस्टल जल है। ये जो यहाँ .5H2 है, कॉपर सल्फेट का सूत्र है नीला थोथे का, नीला थोथा बोलते हैं इसको। तो इसमें 5 जल के अणु होते हैं, तो ये क्रिस्टल जल है। ये जलियां किस रूप में? क्रिस्टलन जल के रूप में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच गए देखो इस चैप्टर के। जैसे एक ये बहुत पूछा जाता है एक्वारेजा वाला, इसमें क्या होता है? अनुपात पूछा जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है, नाइट्रिक अम्ल कितना होता है। दोनों सांद्र होते हैं तो सही है, दोनों सांद्र होते हैं, लेकिन इनका अनुपात होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 3 होती है, और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 1 होती है। 3:1 लिया जाता है इनका, है ना। तो ध्यान रखिए आप, ये उल्टा मत कर देना परीक्षा में। हाइड्रोक्लोरिक तो 3 होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल 1 होगा। ये गोल्ड, देखो ये पूछा गया है आपके कि ये गोल्ड को गला देता है, सोने को गला देता है। ऐसा कौन सा गला देता है, सोने को गलाने का काम आता है? एक्वारेजा है, अम्लराज बोलते हैं इसको, है ना। रॉयल जेली, रॉयल जेली। मुंह के पीएच का मान कितने से कम होने पर दांतों में क्षय, दांतों में नुकसान होना चालू हो जाता है, क्षय होना प्रारंभ हो जाता है 5.5 से कम होने पर। हमारा शरीर कितने से, ये पूछा गया है आपके, एक यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल वाला पूछा गया है, मैंने अलग से पेन से कर दिए। हमारा शरीर 7.0 से 7 से 7.8, 7 से 7.8 पीएच के परस्पर कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर की पीएच इतनी होती है, मान लो आप। जो शुक्र ग्रह है, वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से घिरा है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है शुक्र ग्रह में, वायुमंडल में? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, इसका जो जलीय विलयन होता है ये अम्लीय होता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय। और ये पूछा गया आपके कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। हम लोग आए तो नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है ये विलयन, है ना। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कौन अम्ल होता है, कौन क्षारीय होता है, ध्यान रखना आपको। ध्यान रखिए, देखो लिख भी दिया मैंने। CH3OH है ना, और C2H5OH, C2H5OH, ये क्षार नहीं है। इनके पीछे OH तो लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्षार नहीं है, ये एल्कोहल है, ध्यान रखना। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, यानी मेथेनॉल और एथेनॉल, ये है ना। तो ये वाला पूछ लिया गया है आपके, तो इसका ध्यान रखें।
कि ये क्षार नहीं है, एल्कोहल है। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है, ऐसे करके पूछा गया है। नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है, इसका ध्यान रखें, लोरिक अम्ल होता है। नारियल का तेल मॉइस्चराइजिंग में काम आता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में काम आता है। कौन नारियल तेल। तो नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है, लोरिक अम्ल होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटेरिक अम्ल होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है। तो इनका ध्यान रखिए आप। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है, क्षारीय होता है। होने के कारण दंत क्षय को रोकने में सहायक होता है। दांतों का क्षय नहीं होता इसकी वजह से, है ना। दांतों के एनिमल में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो ये सारे क्षारीय हैं। देखो, ये टूथपेस्ट की प्रकृति, दांतों का जो एनिमल होता है ये क्षारीय होता है ना। और बेकिंग सोडा का जलीय विलयन भी क्षारीय है। केवल ये अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ये नीले रेडिएशन को लाल कर देता है ना। तो इसका ध्यान रखिए आप। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये आपके और भी कंपटीशन में काम आ सकता है।